चलिए आज बात करते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। वैसे तो अगर आपने इतने साल लगा के मतलब पहले 2 साल एफएससी की, 4 साल बीएस किया, इसके बाद भी अगर आपको ये नहीं पता कि साइंस क्या होती है तो टेक्निकली आपको तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लेकिन चलिए बात करते हैं साइंस क्या होती है। साइंस बेसिकली एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, जो पहले नहीं मालूम उसका पता लगाना साइंस है, या किसी पुरानी इन्फॉर्मेशन में कुछ नया ऐड करना, उसे भी साइंस कहते हैं। लेकिन ये तरह मेथडोलॉजिकल और सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है। एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है, उसके ज़रिए करना होता है। एक प्रिंसिपल होता है, एक गाइडलाइन होती है, एक स्कीम होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने सारा कुछ करना होता है, उसके बगैर नहीं करते। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये होती है एम्पिरिसिज्म होता है। एम्पिरिसिज्म होता है 5 सेंसेस जो आपकी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनके थ्रू जो डाटा एक्सेसिबल है उसके थ्रू साइंस का किया जाता है। पास्ट में ऐसे नहीं होता था, उसमें सिर्फ रैशनल जस्टिफिकेशन से भी बात बन जाती थी। पास्ट में होता था रैशनलिज्म, उसमें कॉमन सेंस का यूज़ करके आप बात किया करते थे। लेकिन अब कॉमन सेंस के साथ साथ एम्पेरिकल डाटा, उसके बगैर बात नहीं बनती। फिर वो कॉमन सेंस एम्पेरिकल डाटा मिला के रिलायबल कंक्लूजन दिए जाते हैं। अब पहले ऐसे नहीं था होता। एम्पेरिसिज्म में फीलिंग, इंट्यूशन और ओपिनियंस को अवॉइड किया जाता है, और ये सारा कुछ एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा होता है, जिसमें ये होता है कि क्या नॉलेज की नेचर क्या है और उसको एक्वायर कैसे करते हैं। बेसिकली एम्पेरिसिज्म वालों का मानना है कि लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंसेस से होती है, और रैशनलिज्म का मानना है कि रीजनिंग से होती है लर्निंग। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको समझ आसान हो जाएगा कि फ़र्क क्या होता है इन दोनों चीज़ों में। रैशनलिज्म बेसिकली कोई भी आर्ग्यूमेंट, जैसे मिसाल भाई इन्फिनिट रिग्रेस है, उसमें ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर एक चीज़ को दूसरे ने बनाया, दूसरे को तीसरे ने बनाया, तो ऑब्वियसली कहीं पे आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो इन्फिनिट नहीं हो सकते क्रिएटर्स। क्योंकि अगर इन्फिनिट क्रिएटर होंगे तो वो आगे मतलब बात बनेगी नहीं, फॉर्मेशन ही ना होती कभी पर, अगर इन्फिनिट हो जाए। तो ये इस तरह की जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो या किसी ने अरिस्टोटल ने गॉड पैराडॉक्स की दी, उसका जवाब इन्फिनिट रिग्रेस था। तो ये था रैशनलिज्म। एम्पिरिसिज्म में हर वो चीज़, जैसे आपने डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका आपने वैल्यू ली है उनके ब्लड शुगर की, वो सारा डाटा है, वो एम्पेरिकल डाटा होता कहते हैं इसको। या आपने टेम्परेचर लिया है, आपने कोई वेट लिया है, डिफरेंसेस लिए हैं, हर वो चीज़ जो मैयर हो रही है, वेट हो गया, टेम्परेचर हो, टीपीसी का डिफरेंट, प्लेट काउंट का डिफरेंस है, बैक्टीरियल काउंट कितना, ये सारी चीज़ें, कोई अब्जॉर्बेंस का वैल्यू का डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं रिसर्च और सर्च में फ़र्क है। रिसर्च जो है दोबारा ढूंढना, सर्च जो है ओनली क्वेस्ट जिसका पहले नहीं पता। अब इनके दो फ़ायदे हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि या तो आपने किसी साइंटिफिक या सोशल प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है, ठीक है, तो यहाँ पे सलूशन लिखना भूल जाऊँ। दूसरा ये कि हिडन नॉलेज या कोई भी चीज़ का पहले नहीं पता उसको ढूंढना, जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, यानी कि एक स्पेशल कीड़ा होता है ये। अब रिसर्च इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बारे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, कैपिटलिज्म नहीं होगा, कैपिटलिज्म नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा नहीं होगी, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा नहीं होगी, डेवलपमेंट ऑफ कैसे होगी, मतलब जीडीपी ज़्यादा कैसे होगा। अब रिसर्च की वजह से अक्सर ये होता है कि जो चेंज है ना, फ़िलासफ़िकल व्यू, वो अक्सर चेंज हो जाता है। फ़िलासफ़िकल व्यू जो चेंज होगी, उसकी एग्जांपल है कि इन्फिनिट यूनिवर्स की जगह बिग बैंग को माना जाता है, न्यूटोनियन फिजिक्स की जगह अब आइंस्टाइन का किया जाता है उसकी फिजिक्स, और जियोसेंट्रिक मॉडल की जगह हीलियोसेंट्रिक हो गया हुआ। रिसर्च जो है हमेशा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज इन्फिनिट है कि यू नेवर नो कि आगे क्या मिल जाए और पिछली थ्योरी जो है वो रिफ्यूट हो जाए। रिसर्च से जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि आप किसी चीज़ की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या वो चीज़ ठीक है नहीं। आप साइंटिफिक टूल्स, मशीन्स बना सकते हैं जिससे आप मेजरमेंट्स बेहतर ले सकें, कॉज और इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। अब बात, नॉर्मल लोग रिसर्च करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ पर्चा लेने के लिए सब कुछ होता है, या फिर इस चीज़ से बचने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, या फिर मुल्क छोड़ के जाने के लिए कि लेते हैं, या फिर इस चीज़ के लिए डिग्री या रिसर्च करते हैं जिस चीज़ के पीछे सारी कौम पागल है और पैसा ही पैसा होगा। चलिए टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब देखते हैं रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क ये है कि भाई, अब बात करते हैं रिसर्च मेथड मेथडोलॉजी का डिफरेंस क्या होता है। पहला फ़र्क ये है कि मेथड जो है वो उसका स्कोप नैरो है, मेथडोलॉजी का वाइड है, और उसमें जो है रिसर्च है वो पार्ट का है। रिसर्च मेथडोलॉजी का जो मेथडोलॉजी है उसके डिमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ उसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा उसमें व्हाट है और उसमें हाउ है। इसके अलावा मेथड में टेक्निक्स कौन सी यूज़ हैं, आपने ये लिखना होगा टूल्स, और उसमें आपने एक्सप्लेन भी करना होगा मेथडोलॉजी में कि क्यों यूज़ की, उसको जस्टिफाई करना होगा टेक्निक्स और टूल्स को। इसके अलावा ये फ़र्क भी होता है कि रिसर्च मेथड में टास्क जो है उसको लिखने के आपने जो टेस्ट कंडक्ट किए थे, एक्सपेरिमेंट, उनके बारे में लिखना है।
लेकिन उसमें एक तरह से मेथडोलॉजी में लर्निंग होती है वेरियस टेक्निक्स की। काफ़ी सारी टेक्निक्स लर्न करने के बाद ज़ाहिर आप एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट है। उसमें सिर्फ आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है रिसर्च प्रॉब्लम मेथड में। मेथडोलॉजी आपने सिर्फ वो लगाना है जो बेस्ट सोल्यूशन है, उसको सिर्फ एम्प्लॉय करना है, उससे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसके अलावा उसके बाद एंड हो जाती है किसी भी रिसर्च की जब मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन मेथडोलॉजी न्यू रिसर्च की तरफ रास्ता खोलती है। बात कर लेते हैं साइंटिफिक मेथड की। वो क्या होता है? साइंटिफिक मेथड बेसिकली एम्पेरिकल वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एम्पेरिकल मेथड जैसे मैं पहले बताया था, उसके थ्रू नॉलेज एक्वायर करना साइंटिफिक मेथड होता है। और ये एक बेसिस है, कैरेक्टरिस्टिक है, एक गाइडलाइन है साइंटिफिक रिसर्च की। ये बताता है कि रिसर्च आखिर होनी कैसे चाहिए। तारीख़ में कुछ अहम नाम है जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था, जैसे अरिस्टोटल है, उसने स्टार्ट किया। इब्ने साम को ट्रू फर्स्ट साइंटिस्ट कहा जाता है, उसका बड़ा रोल था। इसके अलावा बिरूनी, इब्ने सीना, अर्ली जो थे ये लेटर था वो था रॉजर डिस्कार्टिस और फ्रांसिस बेकन। बात करते हैं एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स कुछ यूँ है कि इसमें एम्पिरिकल जो है अप्रोच वो की जाती है। ऑब्जर्वेशन जो है सबसे अहम है। ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन के बगैर कैसे शुरुआत होगी। ऑब्जर्वेशन में आता है अवेयरनेस जो है आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, और मेजरमेंट्स लेनी है, जो कुछ इन चीज़ के आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं। दूसरा एलिमेंट होता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में जो है आंसरेबल ऑब्वियसली होने चाहिए जिन पर रिसर्च की जा सके। उसमें आता है व्हाट, हाउ, विच, वाई, वेयर। ये चीज़ें जो क्वेश्चन इस तरह के वो इसमें आते हैं। फिर आता है हाइपोथेसिस। क्या होता है? हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है, एक तुक्का लगाना, लेकिन अकल के साथ, लॉजिक के साथ एजुकेटेड होना चाहिए। हाइपोथेसिस में ज़्यादातर जो स्टेटमेंट होती है उसमें इफ़ और देन ज़रूर होता है कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा। एक प्रेडिक्शन है जो टेस्टेबल है और ये रिफ्यूट भी की जा सकती है, फॉल्सिफाइबल होती है। मतलब हो सकता है दोबारा कोई करे तो वो रिजेक्ट हो जाए। फिर आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है फेयर होना चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ एक फैक्टर चेंज करना है, बाकी सारे जो है सेम रहेंगे, ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा हो और जो प्रिसीशन है वो है ज़्यादा हो। वो इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। फिर आता है हाइपोथेसिस। नल होता है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसमें डिफरेंस है। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस में जो है ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, इससे जो है रिड्यूस हो जाते हैं एरर्स की कमी हो जाती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिपेंड करता है, डिज़ाइन है जो स्टडी का उस पर करता है, टाइप ऑफ डाटा उस पर करता है, और इसके बाद क्वेश्चन की टाइप क्या उस पर करता है। नल हाइपोथेसिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता, या तो रिजेक्ट होता है या नॉट रिजेक्टेड होता है। और इसके अलावा जो टाइप 1 टाइप 2 एरर का पता होना ज़रूरी है। टाइप 1 है फॉल्स पॉजिटिव और दूसरा है टाइप 2 फॉल्स नेगेटिव, और 5% का चांस होता है। फिर आ जाते हैं कंक्लूजन कैसे करते हैं। कंक्लूजन जो है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है अगर, तो इसको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। कोरिलेशन डजंट मीन कॉजेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ अगर दूसरी के साथ बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह से ही बढ़ रही हो। आपको इसकी मैं एग्जांपल ले देता हूँ। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ये स्टडी किया, आपको पता चला कि जी जहाँ लंग कैंसर ज़्यादा है वहाँ पे जी ब्लड में एस्पेटॉस ज़्यादा मिल रहा है, या लंग में ना एस्पेटॉस है। तो ज़रूरी नहीं है कि एस्पेटॉस के एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ है, जब तक आप उसको एनालिटिकली स्टडी करके कंफर्म नहीं कर लेते। तो कोरिलेशन डजंट मीन कॉजेशन। फिर आ जाते हैं बड़ा ज़रूरी एलिमेंट, वो है रेप्लिकेशन। सो साइंटिफिक मेथड उसमें रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जनरलाइजेशन में आसानी हो जाती है और एरर्स में कमी आ जाती है। इसके अलावा जब आ जाते हैं टाइप ऑफ रिसर्च, एक होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं करंट स्टेट ऑफ डिफरेंट अफेयर्स, मतलब जैसा है वैसे। जैसे हम पहले एग्जांपल एस्पेस्टोस वाली, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी, जो रिपोर्ट है उसको एज इट इज़ करते हैं रिपोर्ट, उस पर कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल्स पे। इसमें सारा कुछ सर्वे और ऑल टाइप्स आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में कॉज फैक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनालिटिक्स में जो फैक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो डिस्क्राइब किए गए डिस्क्रिप्टिव में, उस पर किया जाता है। और फोकस भी कॉज एंड फैक्ट भी। एनालिटिक पे ज़्यादा फोकस हाउ एंड वाई पे होता है, और उसमें कॉज फैक्ट को ढूंढने की कोशिश की जाती है, जैसे मैं आपको पहले बताया। फिर पीछे आ जाते हैं फंडामेंटल रिसर्च में। उसकी हेल्प से हम थ्योरी को फॉर्म कर सकते हैं, जनरलाइजेशन टाइप रिसर्च है, और उसका फोकस जो होता है वो ऐसी इंफॉर्मेशन फाइंड करना जिससे एप्लीकेशन हो जिसकी। अप्लाइड रिसर्च होती है जिसमें इमीडिएट प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाता है, वास्ट है। कोरिलेशन में दो ग्रुप्स के दरमियान वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल जिसमें आउटकम देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है बिटवीन टू ग्रुप्स।